नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। लोकसभा चुनाव के दौरान सेना के शौर्य पर राजनीति करने को लेकर चुनाव आयोग ने बाकायदा साफ कर दिया था कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि उसके बाद कई शिकायतें आई और कांग्रेस ने भी 9 शिकायतें अगर देखा जाए की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक चली गई कांग्रेस, और अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक इन तमाम शिकायतों के निस्तारण के लिए इलेक्शन कमीशन को बोला है। और उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर यह भी शिकायतें आई कि सेना का नाम लिया गया, और पीएम मोदी को लेकर जैसा मैंने बताया आपको कि कांग्रेस शिकायत करने गई चुनाव आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और कई पूर्व अधिकारियों ने, सैन्य प्रमुखों ने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा और कहा कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी सबके दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को लेकर राजीव शुक्ल ने कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कहा कि हमने भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, लेकिन हमने कभी इसका एक तरह से ढिंढोरा नहीं पीटा, न कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये इसका श्रेय लेने की बात है या सवाल उठाने की बात है, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा कि क्या श्रेय लेने में भी कहीं ना कहीं अब घुमा के श्रेय लिया जाएगा, या वाकई में कांग्रेस नहीं चाहती कि उसके 6 जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, उस जिसका उन्होंने दावा किया है, वो उसका श्रेय लेना चाहती कि नहीं लेना चाहती। हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं कोई डेट जो बताई गई है उसको भी सवाल में खड़ा कर दिया। और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने तो यहां तक कह दिया कि मैं सेना में था, कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। पैनल के पास लिए चलता हूं आपको। बीनू मेनन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी आपका। भगत बिदुड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है दिल्ली स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है भगत बिदुड़ी जी का। कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आजकल जरा इनका काम भी बढ़ा हुआ है क्योंकि चुनाव का भी मौसम है और इनकी नजर भी पैनी होती जा रही है। लगातार राजनीतिक जो सरगर्मियां उस पर नजर बनाए हुए। और हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपीश जी आपका भी। लेकिन सबसे पहले भगत बिदुड़ी जी, आपके यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि हमारे कार्यकाल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए। डेट्स बताई बाकायदा, अलग अलग किस किस दिन हुई हैं। ये क्या है, श्रेय लेना या अपना श्रेय बताना, या किस तरीके से इसको देखे जनता आज? देखिए आजाद जी, पहली बात तो ये कि जो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स या जो बॉर्डर पर जो जिस तरह की एक्टिविटी होती है, ये सब सेना का कार्य है, सेना करती है, सेना का शौर्य है, और इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं है और ना लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 1 साल से ढिंढोरा पीट रही है, जिस तरह से चुनावों के अंदर हर सभा में कहीं ड्रेस पहनकर, कहीं सेना का नाम लेकर, जिस तरह से ये नहीं आप खिलाफ थे, ये बिल्कुल तय बात है। ये बात आप मत बताइए कि आप खिलाफ नहीं, आप खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए, लेकिन जब आपको लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो चलो आप भी अपने गिनाने लगे हो। आपको 10 साल बाद पता लगा कि आपने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। आजाद जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाए कि हमसे पहले जो सरकार थी वो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होने देती थी, नहीं होती थी, उसके जवाब में ये जवाब दिया गया कि ये डेट्स पर हुई है, जाकर चेक कर लीजिए आप। ये तब बोलना पड़ा है जब इन लोगों ने सवाल उठाए हैं सेना के शौर्य पर। और दूसरी बात है, आज देश के हालात क्या हैं कि आज एक आतंकवादी के आरोप भी है, जो जमानत पर है, वो चुनाव लड़ सकती है और एक सैनिक नहीं लड़ सकता। आप सेना की क्या आप बात करेंगे? ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर सकते हैं, सेना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने सेना बीनू मेनन जी वोटें मांगते हैं। बीनू मेनन जी, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कांग्रेस को भी अपने 10 साल का कार्यकाल अब याद आया चुनाव के ठीक टाइम पे। लेकिन उन्होंने अभी एक जो सवाल उठाया है कि कई आरोपी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सेना के जो लोग हैं वो नहीं लड़ पा रहे। शायद ये कहां का जिक्र कर रहे हैं, ये खुद बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप भी समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है, क्यों आपने ऐसे हालात बना दिए? देखिए, हमने कोई हालात ऐसे नहीं बनाए हैं। अब क्या है, अपने खुद अपने कार्यकाल में कुछ कर नहीं पाए हैं। आज क्या है, अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स की गिनती करवा रहे हैं कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। आपको याद होगा जब इन्होंने पहली बार भी बयान दिया था, हमने भी अपने टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, तो आर्मी के जनरल ने कहा था कि हमने ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आर्मी ने क्लियरेंस दिया था। दूसरी बात, कभी भी अगर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आप बताएं कि जब मुंबई अटैक हुआ उसके बाद इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। और साथ में आप इनकी जो शैली है वो खुद देख लीजिए। आर्मी के डेट बता रहे हैं 19 जून 2008। देखिए, ये पहले ही 30 अगस्त 2011
6 जनवरी 2013 ये बाकायदा डेट से खालिद उन्होंने साहब ये पहले भी कर चुके हैं और आर्मी इसको सरे से झुटला चुकी है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। किसी भी देखिए, सेना के आर्मी के जनरल की तरफ से ही हुआ था। नहीं, आप देखें, आप करके देखें, आपने बयान दिलवाया था, आप देखें, एक पूर्व सैनिक से दिलवाया था आपने। अगर पूर्व सैनिक सेनाध्यक्ष ने अगर बिल्कुल पूर्व नहीं सैनिक कहते हैं तो आप नहीं मानेंगे। अच्छा, आप पूर्व सैनिक कहेंगे आप नहीं मानेंगे। अगर एक सैनिक जो सस्पेंशन में है या जिसके ऊपर स्क्रूटनी चल रही है, आप उसके बयान को मान जाएंगे। आपने मुंबई अटैक के बाद क्या किया? गांव की अटैक बिनु मेनन और खुद एक सेकंड, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। पहले राउंड में मैं सबसे बात कर लेता हूं। अगर आप कपिल श्रीवास्तव जी, आज हालात ये हो गए, हालांकि भगत बिदुड़ी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन शायद वो आपके उम्मीदवार का जिक्र कर रहे थे। आप भी कुछ इसमें लगता है कि सेना का जो इस्तेमाल हो रहा है चुनाव के अंदर, खास तौर से आपके यहां से भी कहा गया कि अब असली सैनिक मैदान में आया है? देखिए खालिद साहब, मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन इस शुचिता की राजनीति के साथ है कि सेना के शौर्य का इस्तेमाल कभी भी वोट के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए अनुचित है। पहली चीज। दूसरी चीज ये रह गई बात की असली और नकली की बात नहीं, बात इस चीज की है कि देखिए, जब कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो मैं ये पूछता हूं कि मुसलसल जो हमारी सरकारें तो 1947 से लेकर के और आज तक चली आ रही, क्या इनमें से कोई ऐसी सरकार थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि कोई ऐसी सरकार थी जो राष्ट्रवादी ना रही? और अगर सभी राष्ट्रवादी थे और राष्ट्रवादी हैं, अगर कोई राजनीतिक दल इनको लगता हो कि वो राष्ट्रवादी नहीं है तो वो भी इंगित कर दें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि जनता को भ्रम की जाल में फंसाने के लिए ये राष्ट्रवाद का चोला हुआ। राष्ट्रवाद के साथ आपको ये राष्ट्रवादिता नहीं दिखाई देती है कि एक व्यक्ति जो सेना के अंदर जो है खान पीन के मामले को लेकर के पहले उसने लेटर लिखा, जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो ऊपर के ओहदे पर लेटर लिखा, जब उसकी भी सुनवाई नहीं हुई तो खुद पीएमओ को लेटर लिखा, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई तो उसने वीडियो को वायरल। आज उसको अनुशासनहीनता में बाहर का रास्ता दिखाया गया है सेना में, और उसने उसके घर भुखमरी की कगार पे वो आ गया, और उसके एक लड़के की बीमारी भी हुई और वो इलाज ना करा सका, और उसके लड़का जो है एक्सपायर भी किया। और वो सारी चीजों को एक सैनिक झेलते हुए आज केवल इसलिए नहीं कि ठीक है, मैं कपिल जी आपसे ये भी पूछूंगा, जब उन्होंने शिकायत करी थी सेना के अंदर और तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, ये काफी पुरानी बात है, तब आपके यहां से कोई बयान नहीं आया था, जब उम्मीदवार बन गए तभी आया। लेकिन मैं चलूंगा ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, आपने तीनों लोगों की बात देखी है, कहीं ना कहीं अगर देखें सेना का इस्तेमाल नहीं भी हो रहा है लेकिन जमकर हो भी रहा है। कहीं से कहा जा रहा है कि एटम बम हमने इसलिए नहीं रखे कि दिवाली पे फोड़ेंगे, और अगर बात की जाए कहीं कोई कह रहा है कि हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, कोई कह रहा है कि एक ऐसे सैनिक की बात की जा रही है जो आवाज उठाता है। क्या लगता है, अगर देखें स्पष्ट नहीं है किसी की भी नीति? देखिए, सर्वप्रथम चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि आप चुनाव में सेना के शौर्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी खासकर बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप कई भाषण देखेंगे या अमित शाह का भाषण देखेंगे, खासकर जो सत्ता में जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं सेना के जो राष्ट्रवाद का जो सेना वाली राष्ट्रवाद जो है उसका इस्तेमाल करते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये चाहे प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का भाषण को मैं यदि उल्लेख करूं तो उन्होंने खुद कहा था क्या पुलवामा के नाम पे क्या आज युवा जो है वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उसका उल्लंघन है, इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग का जो रोल है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और जहां तक तेज बहादुर जी की बात है तो मैं बता दूं आम लोगों की जानकारी के लिए कि लोक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 35 के तहत 2 कारणों से नोटिस दी जाती है किसी भी कर्मचारी जो बर्खास्त होते हैं, या तो उन पे राष्ट्रद्रोह का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, दोनों में से कोई भी मामला तेज बहादुर के विरुद्ध नहीं था। तेज बहादुर सिर्फ अनडिसिप्लिन के नाम पे उनको बर्खास्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के बनारस के जो निर्वाचन जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी वर्किंग स्टाइल कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है, क्योंकि वह 2 नॉमिनेशन सेट फाइल करते हैं, एक 24 को एक 29 को। यदि 24 को तेज बहादुर ने निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल किया तो क्या डीएम ने वहां के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्क्रूटनी करके
उस संदर्भ में क्या तेज बहादुर को नोटिस दिए कि ये फन्ना कागज आपके पास नहीं है, फन्ना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं दिया। और 29 तारीख को जब वो किए तो 29 तारीख के लास्ट में उनको दिया गया, 30 तारीख को शाम में बताया गया कि आप 1 तारीख को 11 बजे तक एक डॉक्यूमेंट चाहिए, चुनाव आयोग से एनओसी लेके आइए। जबकि उनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। और दूसरा, मैं खालिद भाई ये बता भी दिया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 35 के तहत सिर्फ 2 मामले में आप यानी आपको लगता है कि इसमें कहीं कॉन्स्पिरेसी है कुछ? बिल्कुल, भ्रष्टाचार और दूसरा राष्ट्रद्रोह, दोनों मामला तेज बहादुर के विरुद्ध नहीं है। ठीक है बीनू मेनन जी, अभी कपिल श्रीवास्तव ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, अगर उसको देखा जाए, उसको एक तरह से सराहनीय बात कही। उन्होंने कहा कि जितनी भी पिछली सरकारें थी उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्रवादी नहीं थी। आप राष्ट्रवादी हैं, ये बात सही है, लेकिन पिछली सरकारें राष्ट्रवादी नहीं थी, ये शायद कहने के लिए कपिल श्रीवास्तव चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं था तो आप उसको इंगित करें, उसको आप चिन्हित करें। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी है तो उसको भी चिन्हित करें। लेकिन आज जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव कहीं ना कहीं से अलग तरह से सेट किया जा रहा है। जैसे ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, ये तो अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है कि अगर चुनाव आयोग भी इस तरह से कर रहा है तो क्या वो अपनी मर्जी से कर रहा है या कहीं इसमें भी किसी की कोई डिक्टेशन है? देखिए, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, अगर मैं बताऊं, मैं ये कहते हैं राष्ट्रवादी नहीं है तो मानववादी भी नहीं है। सन 84 का आपको दंगा मालूम होगा कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन पे प्राइम मिनिस्टर के एक सिख समुदाय के ऊपर कैसे आक्रमण हुआ, आप सुन ले पहले, आप सुन लेना पहले, आप सुन लीजिए पहले। आप तो मत बोले, आप तो मत बोले। समाजवादी पार्टी अगर इसमें बोले तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आप कहते हैं कि बलात्कार होता है तो लोगों से गलती हो जाती है तो सजाए मौत नहीं देना चाहिए, तो आप लोग तो इसमें बोलने लायक नहीं है। आपके 110 लैपटॉप के अभी तक पता नहीं, 110 करोड़ लैपटॉप का पता नहीं है, 97,000 करोड़ का आपका घोटाला अभी तक पता नहीं है, घोटाला आपका हर तरह से घोटाला आप लोगों का है। और जहां तक राष्ट्रवादी कौन नहीं है? देखिए, राष्ट्रवादी वो नहीं है जो राष्ट्र के खिलाफ चलेगा, जो आर्मी को जो कश्मीर से आर्मी के पावर को कम करने की बात करता है वो राष्ट्रवादी नहीं है। जो है देशद्रोह के कानून में संशोधन चाहता है या उसको खत्म करना चाहता है वो राष्ट्रवादी नहीं है। अगर आप क्या चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा भगत बिदुड़ी आप राष्ट्रवादी नहीं है में आर्मी की पावर को कम किया जाए। हमें बीनू मेनन जी से मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है, कहीं इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है। लोक अधिनियम, जनप्रतिनिधि लोक अधिनियम 35 की तहत आप तभी मना कर सकते हैं जब भ्रष्टाचार और देशद्रोह का मामला हो। दोनों नहीं है, इंडिसिप्लिन के मामले में उनको हटाया गया था। तो क्या आप जिला निर्वाचन अधिकारी बनारस के रोल को संदेह के दायरे में मानते हैं या नहीं मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अगर आप इस चीज को बता रहे हैं, मैं काउंसिल इलेक्शंस जो दिल्ली के हैं मैं उसके टाइम उस टाइम की बता दूं। ऐसे हमारे कई सारे प्रतिनिधियों का जो है टिकट कट गया था, उसके बदले में हमें दूसरों का करना पड़ गया था। लास्ट मोमेंट में जो है उस किसी डॉक्यूमेंट आम आदमी पार्टी ने आज सवाल उठाया है हंस के वो मुस्लिम है, उनको जो है वहां पर टिकट नहीं मिलना। खालिद जी, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी भी कारगिल के बाद चुनाव में गए थे, लेकिन इस प्रकार का डायरेक्टली माहौल वाजपेयी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसका जिक्र क्या राजीव? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप अपने पूर्वजों से भी क्यों नहीं सीखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भगत बिदुड़ी जी ये कह रहे हैं, ये जब सवाल किया भगत बिदुड़ी ये कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं भगत बिदुड़ी। मिश्रा जी, देखिए ऋषि मिश्रा जी, आपको याद होगा जब 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो सोनिया गांधी जी के बयान चलते थे पाकिस्तान मीडिया में, आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं के वीडियो वो चलते हैं। आप फिर उसके बाद पूछते हैं देशद्रोह कौन करता है, भगत बिदुड़ी के नैरेटिव चलते हैं, आम आदमी के नैरेटिव चलते हैं। पाकिस्तान में क्यों पॉपुलर हैं भगत बिदुड़ी? मैं जवाब दूं? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो बहुत देर से। अगर बीनू मेनन जी सुने तो मैं जवाब दूं? जी बताएं भाई। आप बिरयानी खाने जाते हो बिना बताए, बिल्कुल प्रोटोकॉल तोड़कर आप बिरयानी खाने जाते हो, वहां से पलट के आप पठानकोट लेके आते हो, उसके बाद आप ISI को बुला के पठानकोट घुमाते हो। पुलवामा में 300 किलो RDX आती है, हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके बाद भी आप राष्ट्रवादी। आप फिर उनको लव लेटर लिखते हो, लव लेटर लिखकर उनको बधाई देते हो इमरान जी को। इमरान जी आपको जीतने की शुभकामनाएं देते हैं चुनाव में, वो आपको चुनाव जिताने की बात करते हैं और पाकिस्तान प्रेम की बात हमसे करते हैं। ये राष्ट्रवाद है इनका। दूसरी बात,
अभी आप कारगिल की बात करते हैं। कारगिल में जिस टाइम पर आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि जूते और ड्रेस नहीं है, वो जिसका ऑर्डर गर्मी में आना चाहिए था सियाचिन में और जो कारगिल की हिल्स पर, उसके बिना जा नहीं सकता था हमारा सैनिक। जिस दौरान पाकिस्तान की आर्मी वहां, पाकिस्तान के रेंजर्स वहां पर कब्जा कर रहे थे, उस दौरान हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां पर समझौता एक्सप्रेस का झंडी दिखा रहे थे। ये इनका राष्ट्रवाद है। और बात ये करते हैं कि कांग्रेस की ये बात करते हैं। आप कांग्रेस की तो बात ही ना करें बीनू मैन जी तो ठीक है। देश में एक चौकीदार आया था, चौकीदार कहता है कि जागते रहो, ये चौकीदार कहते हैं भागते रहो। ठीक है कपिल मिश्रा जी, कांग्रेस ने दिए महात्मा गांधी, कांग्रेस ने दिए राजीव गांधी, कांग्रेस ने दिए इंदिरा गांधी, और इन्होंने दिए 3 मोदी जो करोड़ों रुपए लेके भाग गए। ठीक है मैं चौकीदार की नाक के नीचे से। और आज जो है ना, एक मजे की बात, आजादी एक मजे की बात सुनिए, आज पूरी सरकार चौकीदार बनी हुई है। ठीक है। और उन चौकीदारों, ये पूछो कि भागते हुए जो करोड़ों रुपए लेके भागे उस टाइम पर ड्यूटी पर कौन सा चौकीदार था? पूछेंगे और वो भी 12 लाख, ठीक है, 12 लाख का सूट पहन का चौकीदारी करता है। एक मिनट कपिल श्रीवास्तव जी, अगर देखा जाए कांग्रेस और आप कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं पास आते हैं कहीं दूर जाते हैं, लेकिन इनके बयान को लेकर आप कितना सहमत है? खासतौर से रायबरेली में प्रियंका गांधी का आप स्वागत भी करते हैं और एक तरफ नाराजगी दोनों तरफ से दिखाई जाती है। मायावती भी कहती हैं कि ये बीजेपी की तरह ये भी फर्जी अम्बेडकरवादी है। लेकिन इस मसले पर आपको क्या लगता है कि आपको समर्थन भी मिल रहा है, आप समर्थन दे भी रहे हैं, खासतौर से सेना के मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र की यही समृद्धि और यही स्वर भी है जो पूरे विश्व देखता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी की विचारधारा एक है और नीतियां अलग हैं, तो नीतियों पर तो प्रहार होता है, लेकिन विचारधारा की मध्यस्थता होने की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे का, तब जहां देश को बचाना होता है, जहां देश के संविधान को बचाना होता है, जहां देश के संवैधानिक संस्थाओं की चूड़े जो हिला रहा है उससे रोकना होता है, तो निश्चित तौर पे फिर सारी चीजों को भुला के देश बड़ा होता है और राष्ट्र की रीति पर अभ्यर्थी काम करता है। और आज विरोधी दल चाहे वो कोई भी हो, धर्मनिरपेक्षता उनके विश्वास का एक आधार है, लेकिन नीतियों का हम एक दूसरे के विरोध भी इसलिए करते हैं। बिल्कुल तभी मजबूत होता है जब सच्ची नीतियां तभी आएंगी। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर उस पर आप जो है केंद्र सरकार को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पे केंद्र सरकार को पूरा सपोर्ट है। हम तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान को कम से कम 4 भागों में बांटे। मैं तो ये चाहता हूं कि मुसलसल 4 भागों में बांटे ये पाकिस्तान को। 2 भाग से काम नहीं चला, इसलिए 4 भाग चाहिए हमें। हम तो 4 भाग के लिए इनके साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से इनके कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। बात रह गई कि इन्होंने स्ट्राइक जो भी की देश के हित में की, क्या किया। मैं एक चीज कहता हूँ खाली सा, आज से जो 2 साल पहले इन्होंने एक स्ट्राइक की थी उरी हमले के बाद, देखिए मधुमक्खी के छत्ते पे ईंटा मारने से काम नहीं चलेगा। जब आप मधुमक्खी के छत्ते पे ईंटा मारेंगे तो उस ईंटे के जद में जितनी मधुमक्खियां आएंगी वो मर जाएंगी और बाकी उड़ के वो आप ही को काटेंगी। तो वही हुआ उरी के बाद, जहां हमने 25 की चादर दी थी और उसके बाद पुलवामा में 45 की चादर दे। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, मेरा 2 सवाल है, मेरा 2 वाजिब सवाल है। एक तो तेज बहादुर 2017 में जो मुद्दा उठाए थे, ठीक है वो मीडिया में आ गया इसलिए अनडिस्प्यूटेड माना गया, लेकिन मीडिया में आने से पहले कई बार वो अपने सेना अधिकारी को कहा, क्या केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई की? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस से है कि बाराबंकी में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो चाबी बीजेपी के पास है, तो क्या 2019 में जो रिजल्ट के बाद क्या सपा बसपा जिसकी चाबी बीजेपी के पास है, कांग्रेस उससे समर्थन लेगी? मेनन साहब से पहला सवाल, दूसरा सवाल मेनन और बिदुड़ी साहब दोनों से एक साल आ गया। देखिए, अब जहां तक अगर मेरे से सवाल की बात हो रही है, तो जैसे एक बात बता दें, अब जहां तक ऑफिशियल्स की बात हो रही है मैं आपको बता दूं, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भाई ऑफिशियल्स को, ईडी ऑफिशियल सबको धमकी कौन दे रहा था? कपिल सिब्बल जी, मनु सिंघवी जी और आपके अखिलेश यादव। सवाल पूछे, एक मिनट जो इन्होंने पूछा, मैं आपके जवाब पे भी आ रहा हूँ, आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। इनको जरा कपिल जी को बता दूं, कपीश जी को बता दूं तो। और साथ में आपको याद होगा अखिलेश जी ने कहा ये तो हमारे जूते उठाते थे, आगे चल के उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट थ्रेट जो है ये लोग दे रहे हैं ऑफिशियल्स को, इसके बाद हमारे को बताते हैं। दूसरी बात, अगर असल में सवाल मैथमेटिक्स कानपुर के अंदर तो FIR दर्ज हो गई। आपके नेताजी किस तरीके से पुलिस को थ्रेट दे रहे थे,
इस चीज को? नहीं, मेरा सवाल ये था कि तेज बहादुर ने खाने पे खान पान पे जो सवाल उठाए मैंने इस सवाल पे वो मीडिया में चला गया, ठीक है, लेकिन मीडिया में जाने से पहले वो उन्होंने कई बार कंप्लेन किया अपने अधिकारियों को और सरकार को, प्रधानमंत्री को, सबको चिट्ठी लिखा। क्या केंद्र सरकार ने कार्रवाई की? उस समय आपकी सरकार थी, बिल्कुल। क्या कार्रवाई आपको की? मालूम होगा कितने कार्रवाई करी, आपके ऊपर मालूम होगा इसके ऊपर कौन सेनाधिकारी बर्खास्त हुआ? आपको बताइए मालूम हमको। होगा इसके ऊपर। देखिए आर्मी का देखिए बिल्कुल, अगर आर्मी नहीं, बीएसएफ सुन लीजिए, डिफेंस का अगर जो कोई भी कार्रवाई हुई है, अगर चाहे तेज बहादुर जी के ऊपर हुई हो वो अलग है, पर अगर वो क्या है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन था। आपको मालूम होगा इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है, इस चीज के ऊपर इंक्वायरी हुई है, सब चीज हुआ है। कौन बर्खास्त हुआ? कौन बर्खास्त हुआ या नहीं हुआ नहीं है। अकाउंटेबल फॉर दैट। विसिल ब्लोअर बर्खास्त हुआ, विसिल ब्लोअर। टू दैट इट इज अबाउट व्हाट द मशीनरी। बड़ा सवाल ये है विसिल ब्लोअर ये है राष्ट्रवादी सरकार। पहले वहां से बाहर कर दिया, विसिल ब्लोअर हुआ है। देखिए जो अपराध किया आज वो पहले पहले जो है सेना से बाहर कर जो है या डिफेंस जो है एक जो है एक डिसिप्लिन से चलती है। आर्मी जो है या डिफेंस का कोई भी मैकेनिज्म है एक डिसिप्लिन में चलता है। उनको वो डिसिप्लिन का, अनुशासन का एक फॉलो करना पड़ता है। एक हर एक जगह एक रूल रेगुलेशन होता है। क्या आपकी पार्टी से जब आपके बीएसएफ में भ्रष्टाचार है और एक हर एक सेना चीज का होता है। ठीक है। और आप जो बता रहे हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूं, वो आप ऑफिसर्स को धमका रहे हैं। कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी, ये अखिलेश यादव कहते हैं हमारे जूते उठाते थे, आज ऐसा कह रहे हैं, इस चीज को कह रहे हैं। देखिए, और दूसरी बात, जहां हमारे पर सवाल उठाते हैं, जहां हमारे पर कांग्रेस सवाल उठाती है, सोनिया गांधी जी का एफिडेविट कहता है कि उन्होंने अनिल अंबानी के म्यूचुअल फंड में उनका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद भी कौन दोस्त है? अगर बीओवाई अंबानी हमारे बीनू मेनन, बड़े बिजली सवाल ये बनता है कि आपको 10 साल बाद कैसे याद आ गया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है आपके कार्यकाल में भी हुई थी? क्या ये सेना का इस्तेमाल नहीं है? असली मुद्दा मेरा यही था। आजाद जी, सर्जिकल स्ट्राइक जो ये होती है, ये सेना की 10 साल बाद कैसे याद आया आपको? सुनिए, ये सेना की रेगुलर एक्सरसाइज होती है। सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें कभी किसी की रहेगी, कभी किसी की रहेगी। हमारी सेना पहले भी करती आई है, आज भी कर रही है, वाजपेयी जी के टाइम में भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। जहां तक आजाद जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2 मई 2019 4 चरण के चुनाव के बाद ही आपको क्यों याद आया? आजाद जी, मेरी बात सुनिए आप। इस टाइम पर जिस तरह से पूरी सरकार 5 साल में सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है। जब स्ट्राइक हुआ, जो सैटेलाइट को अटैक किया गया, जब सैटेलाइट को ध्वस्त किया गया, तो इन्होंने क्या, तब जो है आईएसआरओ के चीफ ने कहा कि हम 2007 हम पहले भी कर सकते थे, पर इन्होंने परमिशन नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। ये इन्होंने कभी भी नेशनल सिक्योरिटी का साथ दिया ही नहीं है किसी भी जगह में। आजाद जी, इन्वायरमेंटल पहली बात तो ये अभी 5 साल में जो इन्होंने वादे किए थे जनता से, वो 64 वादे जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, क्योंकि कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सेना के शौर्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, जब वो इस तरह की बातें सेना को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमें ये मजबूरी मांगे बोलना पड़ा। आपने मजबूरी नाम लिया, नहीं तो ये नाम लेने राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। नहीं, झूठ बोलने का आपके पार्टी सुप्रीमो की क्रेडिबिलिटी क्या है? माफी मांगनी पड़ गई उनको। क्या माफी मांगी है? माफी मांगनी पड़ गई। और नहीं, आप बताएंगे जरा। 16 को डेट भी है उनकी। आप बयान दीजिए। आप बयान मैं बताता हूँ। बताइए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का नाम जो मैंने लिया वो गलत लिया। इन्होंने तैश में आकर क्या बोला? और उनका ये है सुप्रीम कोर्ट, मैंने तैश में आकर बोल दिया। लेकिन चौकीदार चोर है। नहीं, चौकीदार चोर पे भी उन्हें बोला। आपको मालूम हो 16 को डेट है उनकी उस चीज के ऊपर कि चौकीदार चोर पे जो उन्होंने बयान दिया है चोर है। आप मानते हो? यहाँ पे बोले नेशनल चैनल पे, ठीक है, के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं किया। ऋषि मिश्रा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है। मोदी पर आप कहते कांग्रेस को भी याद आ गया। 80-20 का बेनिफिट किसने दिया? जवाब देता हूँ। नीरव मोदी को 80-20 का बेनिफिट किसने दिया? आप बता दो मुझे। आजाद जी, हाँ। इन्होंने एक सवाल उठाया, इन्होंने एक सवाल उठाया, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो राहुल गांधी जी ने ये कहा था, जबकि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बताया गया और चलाया गया।
राहुल गांधी जी ने तो माफी ये क्यों कहा, मांगी? राहुल गांधी जी ने ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की एप्लीकेशन के चौकीदार चोर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत इनकी बोल रहे हैं, नेता गलत ठीक है, बोल रहे हैं, कानूनी गलत मामला बोल अभी रहे हैं। पेंडिंग है, अभी इनकी- कानूनी मामला इनकी- पेंडिंग है, उस नहीं, पे ना नहीं, जाके गलत बोल रहे हैं। आजादी, उस पे और ना साथ में जाके चौकीदार आजादी, चोर ठीक है। प्रति इनको आजादी, बुलाया गया है। चौकीदार आप चोर पहले है। बुलाया गया है। मैं कह रहा हूँ आप चौकीदार मुझे चोर ये है बता और दो। बीनू जी मानेंगे इस बात ठीक को है, कि चौकीदार आपने चोर बताया है। नहीं, देखिए। सम्राट साइकिल का जवाब दे दो। चोर है। चल संभालिए, चौकीदार सम्राट साइकिल चोर पे है। जवाब दे आप दो। मानो पहले ये बात को मगर चौकीदार भाई चोर सम्राट है। साइकिल पे जवाब आप दे ये दो। मानो कोर्ट चौकीदार ने चोर कह दिया है। वो जमीन खाली कर दो। आप पहले ये बताओ राहुल चौकीदार गांधी चोर दबोच है। के बैठे हैं। आप पहले ये मानो राहुल गांधी चौकीदार दबोच के चोर बैठे है हैं, नहीं है। साइकिल। आप मानो, आप 80 आप ये बताओ 80 फीस का अच्छा बेनिफिट बताओ, किसने दिया, आप ये बताओ हमारा चौकीदार चोर है नहीं है। बेनिफिट किसने दिया? दो आप मुझे आपने बताइए, 4 चौकीदार चरणों चोर में है। चुनाव राहुल होते गांधी हैं। पप्पू चोर है। एक सेकंड। पप्पू एंड फैमिली चोर है। चौकीदार चोर है। ये भाषा चौकीदार चोर है। नहीं नहीं, पप्पू एंड फैमिली चोर है। चौकीदार चोर है। अगर किसी चीज़ ने चोरी करी, चौकीदार चोर 1 लाख से 325 करोड़ की कंपनी कैसे बना ली? जैसा बता दो ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आप पे सम्राट स्टडी साइकिल की पर जमीन का बता दो। क्रिमिनल नहीं, स्टडी सम्राट पर साइकिल का- जस्टिस सम्राट लोया आप के दोनों आदमी चुप हो जस्टिस जाइए। लोया नहीं, के नहीं, बिलो का बेल्ट सम्राट प्लीज, साइकिल का बिलो का बता दो। बेल्ट नहीं होना जस्टिस चाहिए। सम्राट लोया साइकिल का बता दो। मगर मैं- सम्राट साइकिल का आप बता आप दो। लोग दोनों अपना स्टडी चरित्र पर बता रहे हैं, जैसा ठीक है। सत्याग्रह बीनू सरकारी- मेनन, नहीं, बीनू नहीं, मेनन, चौकीदार भगत चोर है। बिदुरी, एक सेकंड भगत बिदुरी, सम्राट एक सेकंड बीनू मेनन, आप लोग दोनों अपना चरित्र बता रहे हो, एक दूसरे को चोर बता रहे हो, तो कम से कम जनता ये तो मान ही रही होगी कि तुम दोनों में से कोई तो चोर है। खैर, लेकिन सवाल यह है बीनू मेनन, आपने जीजा जी का भी नाम लिया, आपने किसी और का भी नाम लिया, लेकिन आपके पास पूरा टाइम था, वाड्रा बाहर घूम रहे हैं, आपने कितने वादे किए, कितनी कार्रवाई की, ये भी मालूम है। लेकिन कपिश मिश्रा जी, क्या आपको लगता है इसी राजनीति के दम पर जनता ये उम्मीद करे अपने जनप्रतिनिधियों से? ये प्रश्न किससे आपने किया है? मैंने कपिश श्रीवास्तव जी से किया है। मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक दलों के पास देने को क्या है, सिर्फ यही हम्बग। नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों के पास देने के लिए बहुत कुछ है और देते भी रहे। ये नहीं कहा जा सकता कि खाली भीख दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि देश की राजनीति में शुचिता की राजनीति होनी चाहिए और इसमें सेना को किनारे रखना चाहिए। बिल्कुल। बीनू ऋषि मिश्रा मेनन बहुत जी से शॉर्ट मैं में 10 करबद्ध सेकंड का निवेदन के कमेंट साथ बिल्कुल एक वाइंड अप हो प्रश्न चुका है करना बस। जी ऋषि मिश्रा बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल मैं कपिल जी की बात से सहमत हूँ कि सेना अपना काम करती रहती है। भारत का सेना सबसे जाबाज सेना है, उनके शौर्य का कोई टक्कर नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी प्लीज सेना का इस्तेमाल अपने बिल्कुल। राजनीतिक फायदे बहुत के बहुत लिए शुक्रिया सभी मेहमानों का। खास तौर से आज की डिबेट में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें बधाई देनी थी उन बच्चियों को जिन्होंने सीबीएसई के अंदर अपने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और ये बताया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। उसके अलावा कई और भी चीजें हैं, आपको अलर्ट भी रहने की जरूरत है क्योंकि एक तूफान है फानी जो उड़ीसा से आ रहा है और उससे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन चुनावी बयार में 4 चरणों के बाद 3 चरण बचे हैं, आपको इस बात के लिए भी चौकस रहना होगा कि ऐसे नेता आपके सामने हैं जिनकी उंगली एक दूसरे की तरफ उठी हुई है, एक दूसरे को चोर बता रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि चोर कौन है और कौन आपका हमदर्द है। और यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।